तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी स्टडी चैनल में। मित्रों, जैसा कि हमने अपना स्कूल मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ से 100% 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड नहीं, चाहे आप रीट उठा के देख लीजिए, चाहे सी टेट उठा के देख लीजिए, ठीक है, यूपी टेट, एस टेट, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हैं मित्रों, यहाँ से आते हैं। और आज के चैप्टर में धाराएं हम पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको धाराएं याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप इसको कम से कम 3-4 बार सुने, आपको धाराएं याद हो जाएंगी। आप पॉज करके वीडियो को बीच बीच में अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया है, ठीक है, इससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मित्रों। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आरटीई एक्ट, ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 के बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी, ये वही आरटीई एक्ट है जिसमें से हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मित्रों। तो देखिए, पहला पॉइंट हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार की कल्पना कब की गई थी, ठीक है। 1910 में इसकी कल्पना की गई थी मित्रों। और किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। मान लीजिए आपसे आरटीई एक्ट में से ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा अधिनियम की कल्पना किसने करी थी, तो किसने करी थी? 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी मित्रों, ठीक है। अब बात आता है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के इस अधिकार की कल्पना, ठीक है, 1948 यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 1948 यानी कि देश आज़ाद होने के 1 साल बाद एक आयोग बना, डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा की गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू नहीं किया जा सका, ठीक है मित्रों। अब आगे देखें आप, इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ। तो अब तक कितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, उसमें 1968 की पॉलिसी है, 1986 की पॉलिसी है, 1988 की पॉलिसी है, 1992 की पॉलिसी है, और अभी आपको पता है कि 2019 में एक पॉलिसी आ रही है जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, बट हाँ वो भी एक पॉलिसी काउंट हो जाएगी। तो अब तक टोटल अगर उसको इंक्लूड कर ले तो 5 हैं, ठीक है मित्रों। इसमें इनके तहत भी शिक्षा के इस अधिकार की कल्पना की गई, लेकिन लागू नहीं किया जा सका। मतलब हम ये बात करें 1910 में से इसकी कल्पना की जा रही थी, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद क्या होता है, देखिए 1993 यानी 1993 में प्रोफेसर यशपाल शर्मा द्वारा तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा समिति का गठन किया गया, ठीक है। और आधार 20 जुलाई 2009 राज्यसभा एवं 4 अगस्त 2004 को लोकसभा द्वारा शिक्षा के इस अधिकार को पारित कर दिया गया। फिर से ध्यान से सुने मित्रों, पहले ये अधिकार कहाँ पारित हुआ था? राज्यसभा में पारित हुआ था, ठीक है। फिर 4 अगस्त 2009 को, यानी 20 जुलाई को राज्यसभा में पारित हो गया, 4 अगस्त 2009 को ये अधिकार लोकसभा में भी पारित हो गया, ठीक है। आगे देखें, 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम रूप से अधिकार कहाँ से पारित किया गया, राज्यसभा से, लोकसभा से या संसद से? तो देखिए, सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ, ठीक है, 20 जुलाई को। उसके बाद 4 अगस्त को बात करें तो लोकसभा से पारित हो गया, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये अंतिम रूप से भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे हम पढ़ते हैं, ये अंतिम रूप से मित्रों संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, 27 अगस्त 2009 को इसकी उद्घोषणा की गई। मतलब इसकी घोषणा कब की गई, ठीक है, 27 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त को भारतीय संसद ने पारित किया, 27 अगस्त को इसकी घोषणा की गई, और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया एवं इसे लागू करने वाला भारत देश विश्व का 135वां देश बना था। बात ध्यान रखें कि शिक्षा का निःशुल्क अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे पारित कर दिया गया था, और भारत इसे पारित करने वाला पहला देश नहीं था, 135वां देश था मित्रों। इससे पहले काफ़ी देशों में, यानी कि 134 देशों में ये पारित हो चुका है, ठीक है। और इसे पारित करने वाला पहला देश भी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा था? जॉर्डन था मित्रों, ठीक है। आगे बात करेंगे, शिक्षा के इस अधिनियम में, इस अधिकार में 7 तो अध्याय हैं मित्रों और 38 धाराओं का उल्लेख किया गया है। यानी 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं मित्रों,
ठीक है। अब देखें 46वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के तहत, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो अनुसूची थी 21 के, उसके भाग संख्या 3 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कर दिया गया, कि मतलब ये बालक बालिकाएं स्वतंत्रता से शिक्षा प्राप्त करें, ये अधिकार उन्हें प्रदान कर दिया गया मित्रों, ठीक है। आगे देखें, अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया कि राज्य पिछड़े वर्ग एवं 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि जो हम नीति निर्देशक तत्व देखते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 45 उसमें आता है संविधान में, तो अनुच्छेद 45 में 3 से 6 तक के बालक बालिकाओं की बात की गई, और 21 में, ठीक है, यानी मूल अधिकार 46वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और शिक्षा में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए इसे मूल अधिकार 21 के की धारा 3 में जोड़ दिया गया मित्रों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, 2-3 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। आगे देखें, अनुच्छेद 51 के भाग 4 में भारतीय अभिभावकों के मौलिक कर्तव्यों में वृद्धि की गई एवं 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। आपको सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य आते हैं 51 में, है ना। अब इसमें 51 के में एक मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है। और इस आदेश दिया गया कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा, अब प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होती है मित्रों, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूर्ण करवाएगा, ठीक है। देखिए RTE 2009 समावेशी शिक्षा का अनुदेशन करता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा है जिसमें मतलब विशिष्ट बालकों को उसी सेम विद्यालय में शिक्षा दी जाती है ना। तो ये RTE एक्ट जो होता है इसका अनुदेशन करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं, हम अपने अध्याय शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक अध्याय को धाराओं पे, इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए अध्याय 1 क्या है, प्रारंभिक अध्याय। धारा 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, नाम विस्तार लागू। धारा 1 नाम विस्तार लागू। नाम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है इसका नाम। विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। अध्यायों का उल्लेख, ठीक है। अब हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। देखिए अध्याय 2 में जो है हमारे पास, इसकी बात करते हैं, है ना। तो अध्याय 2 में पिछड़े वर्ग के बालकों की बात की गई। किसकी बात की गई मित्रों, पिछड़े वर्ग के बालकों की बात की गई। बालकों की शिक्षा, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालक कौन से होते हैं, ये भी हम रीट का जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में, कल परसों से, आज शाम से ही रीट की भी सीरीज शुरू कर दूंगी मित्रों, जिसमें हम संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान, बाल शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ हम पिछड़े बालकों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बालक जो पिछड़ जाते हैं किसी कारण से, वह पिछड़े बालक कहलाते हैं, ठीक है। अभावग्रस्त बालक से आशय हमारा 6 से 14 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अब प्रस्तावित कर दिया गया है इसे आगे 6 से 18, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें 6 से 18 वर्ष प्रस्तावित कर रखा है। आगे हम बात करेंगे इसकी। विद्यालय के प्रकार सरकारी, निजी, अनुदानी सभी विद्यालयों में लागू होगी है, ठीक है। अच्छा, अब खास श्रेणी जो होती है उसमें भी लागू होगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, देखें अध्याय 2 की, यानी पहले अध्याय में 2 धाराएं आती हैं, धारा 1, धारा 2। धारा 1 तो नाम विस्तार लागू से रिलेटेड थी, धारा 2 जो थी वो पिछड़े बालकों, अभावग्रस्त बालकों, है ना, इनसे रिलेटेड थी। अच्छा, अब अध्याय 2 है बालक का शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 का नाम क्या है, बालक का शिक्षा का अधिकार। देखिए इस अध्याय में 5 तक की धाराएं हैं, है ना। धारा 3 में बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, यानी कि बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया, अध्याय 2 की धारा 3 में दिया गया मित्रों, ठीक है। क्योंकि अध्याय 1 में तो 2 धाराएं आती हैं, जिसमें से पहला नाम विस्तार लागू से रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरा पिछड़े बालकों से रिलेटेड है। अब धारा 3 की बात करते हैं। इस धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। बात समझ में आ रही है, यानी कि स्वतंत्र हैं बालक बालिकाएं 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान लेने के लिए। धारा 4
आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई बालक जैसे मान लीजिए कि उसका लेट एडमिशन हो रहा है तो आप उसको फिर से एलकेजी वगैरह में दोगे, नहीं, उसकी आयु देखी जाएगी और आयु के अनुसार उसको कक्षा में दिया जाएगा प्रवेश। अब टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना कौन सी धारा कौन से अध्याय के अंतर्गत आता है? तो अध्याय 2 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, अभी तक देखिए हमने 2 अध्याय पढ़े। पहला अध्याय था अध्याय 1 जिसमें नाम विस्तार लागू, ठीक है, कहाँ तक लागू है, नाम क्या है ना, विस्तार क्या है, और ठीक है। अब उसके बाद अध्याय 2 उसी अध्याय 1 में धारा 2 के अंदर हमने पढ़ा था पिछड़े बालकों के बारे में। अध्याय 2 में हमने धारा 3 से लेकर धारा 5 की बात करी। धारा 3 में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो निःशुल्क शिक्षा की बात कौन से अध्याय में की गई है? अध्याय 2 में की गई है, धारा 3 में की गई, ध्यान रखना। और धारा अगर हम 4 की बात करते हैं तो आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए, और धारा 5 में टीसी मांगने पर टीसी दी जाए। आगे देखिए मित्रों, अब हम अध्याय 3 की बात करते हैं। तो अध्याय 3 जो है वो मित्रों समुचित सरकार स्थानीय अधिकारी माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है अध्याय 3 में अध्याय के नाम दे देंगे आपको और यहाँ मैच करने के लिए दे देंगे, तो आपको अध्याय भी पता होना चाहिए कि कौन सा अध्याय किससे रिलेटेड है। पहला अध्याय नाम विस्तार से था, दूसरा अध्याय निःशुल्क शिक्षा से था, तीसरा जो अध्याय है इसमें समुचित सरकार, ठीक है, स्थानीय पदाधिकारी यानी जो स्थानीय क्षेत्र में आते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ठीक है, राज्य शिक्षा अधिकारी हैं, और जो जिला हमारे इसकी बात करते हैं सीडीओ या पीईओ, पंचायत स्तर पे बात करते हैं ना, ब्लॉक अधिकारी पे बात करते हैं। तो इन सब के कर्तव्य और माता पिता के कर्तव्यों को शामिल किया गया है मित्रों, ठीक है। देखिए धारा 6 नवीन विद्यालयों की स्थापना करना। धारा 6 में नवीन विद्यालयों की स्थापना की बात की गई है। 6 के तहत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, ठीक है, के 3 वर्षों के भीतर प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक, प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक की स्थापना की जाएगी। 3 वर्षों के भीतर जब ये नियम लागू हुआ था उसके 3 वर्षों के भीतर 1 किलोमीटर में प्राथमिक होना चाहिए था और 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे ऐसे क्षेत्र जो कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें, ठीक है मित्रों। धारा 7 की बात करते हैं। धारा 7 के तहत शिक्षा के इस अधिकार का संचालन करने हेतु, ठीक है, होने वाली राशि, ठीक है, खर्च होने वाली राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। देखो 6 में विद्यालयों की स्थापना की बात की गई है, अध्याय 3 के 6 में, धारा 6 में, और अध्याय 7 में अब क्योंकि विद्यालय स्थापित किए जाएंगे मित्रों तो फ्री में तो होंगे नहीं, उनके लिए खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च करने के लिए जो राशि है वो केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, यानी दोनों वहन करेंगे। अब इसका अनुपात क्या होता है देखें, जिसका अनुपात 65:35 और संशोधित देखें तो 60:40 है, ठीक है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं उनके अंदर 90:10 रखा गया है मित्रों, ठीक है। आगे बात करते हैं धारा 8 की, समुचित सरकार के कर्तव्य, क्योंकि हम जो अध्याय 3 पढ़ रहे हैं उसमें समुचित सरकार, स्थानीय पदाधिकारी, माता पिता के कर्तव्य की बात की गई है, जिसमें से पहली 2 धाराएं, धारा 6, धारा 7 की जो हमने बात करी उसमें सरकार के लिए विद्यालय स्थापित करना, खर्च वहन करने की बात आई। अब हम बात करेंगे समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं। तो देखिए धारा 8 के तहत राज्य में संचालित सरकार के द्वारा शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएंगी, यानी राज्य में जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं, जितने भी स्कूल हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं उनमें शिक्षा से संबंधित जो गतिविधियां हैं, ठीक है, जैसे कई प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो ये सब गतिविधियां जो होती हैं सरकार द्वारा संचालित की जाएंगी मित्रों। धारा 9 देखें, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य बताएं, यानी कि जो जिला स्तर पे हैं और ब्लॉक स्तर पे हैं उनके क्या कर्तव्य हैं। केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का, ठीक है, स्थायित्व स्तर पर संचालन करना, स्थानीय स्तर पर संचालन करना, निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि देखिए राज्य और केंद्र, ठीक है, जो मिलकर जो भी योजनाएं बनाते हैं उनको चलाने के लिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब वो नियुक्ति में आप देखें कौन कौन से हैं, वैसे तो हम इनमें बात कर चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं। सीडीईओ यानी जिला स्तर पर, है ना, एजुकेशनल ऑफिसर, ब्लॉक स्तर पर एजुकेशनल ऑफिसर, ठीक है, पंचायत स्तर पर एजुकेशनल जो हमारा ऑफिसर है, और विद्यालय स्तर पर तो कौन आ जाता है, विद्यालय स्तर पर एचएम की बात आ जाती है मित्रों, ठीक है। तो धारा 6 जो थी अध्याय 3 के अंदर वो विद्यालय स्थापित करना, धारा 7 में खर्च वहन करना,
धारा 8 में संपूर्ण सरकार के कर्तव्य ठीक है, समुचित कर्तव्य। धारा 9 में स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्यों की बात करेंगे मित्रों। ठीक है, तो देखें धारा 10 के तहत प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएंगे और 6 से 14 के बालक बालिकाओं के लिए 1 से 8 तक की शिक्षा दिलवाएंगे। ठीक है, यानी कि धारा 10 में माता पिता के कर्तव्यों को शामिल किया गया मित्रों। बात समझ में आ रही है। धारा 11 की बात करते हैं, 3 से 6 वर्ष बालिकों की शिक्षा। ठीक है, 3 से 6 तक के वर्ष के बालिकों की शिक्षा देखें मित्रों। 3 से 6 वर्ष बालक बालिकाओं की शिक्षा धारा 11 के अंतर्गत आंगनबाड़ी के द्वारा अथवा आंगनबाड़ी के माध्यम से की जाएगी। देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान में संशोधन किया गया। संविधान की जो धारा हमारा अनुच्छेद 45 था, ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, वहाँ पर 3 से 6 के बालक बालिकाओं की बात की गई। ठीक है, और यहाँ जो RT एक्ट 2009 हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर धारा 11 अध्याय 3 धारा 11 के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की बात की गई। ठीक है मित्रों, और ये अभी हमारा नेक्स्ट अध्याय हम पढ़ते हैं। देखिए, अब तक हमने 3 अध्याय पढ़ लिए। पहला अध्याय नाम विस्तार लागू था। दूसरा अध्याय जो था वो निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड था, जिसमें धारा 5 तक की बात करी थी। तीसरा अध्याय में सरकार के स्थानीय पदाधिकारियों के माता पिता के कर्तव्यों की बात करी थी हमने, और धारा 6 से लेकर धारा 11 तक की बात करी थी। सारी धाराएं याद रखना है मित्रों। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से अध्याय से रिलेटेड है ये धारा। कई बार नाम देके पूछ लेते हैं, कई बार मैच करने के लिए पूछ लेते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठ के आते ही आते हैं, चाहे आप कोई सा भी टीचिंग एग्जाम दे लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अध्याय 4 विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य एवं अधिकार। ठीक है, अध्याय 4 में हम विद्यालय एवं शिक्षकों के अधिकार और कर्तव्यों की बात करेंगे मित्रों। तो देखिए धारा 12 क्या है। धारा 12 के तहत प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा के 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश कराएगा। ठीक है, अब देखिए 25% कैसे लिए जाते हैं। ये 25% का तात्पर्य है कि विद्यालय में जितना एडमिशन हो चुका है, ठीक है, यानी विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी जो शुल्क पे करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर 25% निकाले जाते हैं मित्रों। ठीक है, वैसे 25% नहीं, कितने विद्यार्थी अब तक एडमिशन ले चुके हैं, उनका 25% निकाला जाता है, और उनका 25% निकाल कर लॉटरी के थ्रू इनमें निकलता है, फॉर्म भरे जाते हैं इन पे ई मित्र के थ्रू, और फिर उन माता पिताओं का जिनकी लॉटरी निकलती है उनको 25% को एडमिशन दे दिया जाता है मित्रों। ठीक है, आगे देखें धारा 13, तो प्रवेश शुल्क ना लेना। धारा 13 में यह है प्रवेश शुल्क ना लेना। धारा 13 के तहत किसी भी बालक से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। बात समझ रहे, परंतु दोषी पाए जाने पर 25,000 रुपये का, ठीक है, जुर्माना अदा करना होगा। अगर मान लीजिए कोई भी विद्यालय, चाहे वो निजी विद्यालय हो, अनुदानित विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय तो लेंगे ही नहीं, खास श्रेणी के विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय प्रवेश के नाम पर कोई शुल्क लेता है, तो उस शुल्क के लेने पर विद्यालय को 25,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है मित्रों। ठीक है, आगे देखें धारा 14 की बात करते हैं, आयु प्रमाण पत्र। धारा 5 जो थी वो TC से रिलेटेड थी, धारा 14 जो है वो आयु प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। ये अध्याय 4 में। धारा 14 के तहत किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय से प्रवेश नहीं दिया जा सकता, परंतु उसे प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, धारा 14 ये कहती है कि आयु प्रमाण पत्र के अभाव में आप किसी बालक को प्रवेश नहीं दे सकते, पर उसके अभाव में आप उसे प्रवेश से वंचित भी नहीं कर सकते। कंट्रोवर्सी की बात हो रही है ना, 2 वर्ड आ गए एक साथ। देखें, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो आप उनके जो माता पिता हैं उनसे लिखित में लिखवा के उनके सिग्नेचर करा लीजिए, माता पिता से एक शपथ पत्र ले लीजिए, अस्पताल की पर्ची ले लीजिए, या आंगनवाड़ी का प्रमाण पत्र ले लीजिए, वो भी आयु प्रमाण पत्र के समकक्ष ही माना जाएगा। ठीक है, और उसको लेकर हम उनको एडमिशन दे सकते हैं। बात समझ में आ गई मित्रों। नेक्स्ट है धारा 15, प्रवेश तिथि का विस्तार। देखें, धारा 15 के तहत प्रवेशोत्सव के दौरान, जुलाई में प्रवेशोत्सव मनाया जाता है, प्रवेश से वंचित रह जाने पर भी अधिकतम 6 माह के भीतर बालक को प्रवेश दिया जा सकता है। मतलब मान लीजिए जुलाई में कोई बालक किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाया, उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया,
तो ये नहीं है कि अब उसको प्रवेश ही नहीं दिया जा सकता, उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इस बात का उल्लेख आरटी एक्ट 2009 की धारा 3 के आरटी एक्ट 2009 के अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 15 में किया गया मित्रों। ठीक है, ठीक है, अंतर्गत 6 महीने तक उसको आप प्रवेश दे सकते हैं। अब आगे बात आती है, देखिए मित्रों, कक्षा 1 से 8 तक फेल ना करना, ये आरटी एक्ट 2009 में चल रहा है, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके अंतर्गत कह रहे हैं इसे हटा दिया जाएगा, तो वो जब आएगी, जब लागू हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 17, शारीरिक एवं मानसिक दंड ना देना, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आप इस पर स्टार लगा लें, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है पर ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी धारा है जिसके तहत जो है विद्यार्थियों को शारीरिक दंड बैंड कर दिया गया है? तो शारीरिक दंड, ठीक है, किस पे बैंड कर दिया गया है? धारा 17 पे बैंड कर दिया गया है। ठीक है, अध्याय 3 में। देखें धारा 18, विद्यालय की मान्यता। अब देखिए, कोई भी विद्यालय जो होते हैं, जो भी विद्यालय चल रहे होते हैं, वो मान्यता प्राप्त विद्यालय होते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हों, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हों, है ना। तो देखिए, धारा 18 के तहत किसी भी विद्यालय का संचालन बिना मान्यता के नहीं किया जा सकता, यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 18 इस बात का उल्लेख करती है कि बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय नहीं चलाया जा सकता। भारतीय संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 और 1989, ठीक है, यानी 1989 और 1991 के तहत विद्यालय संचालन की स्वीकृति लेनी होगी सरकार से। ठीक है, अब देखें धारा 19 इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है मित्रों, विद्यालय के मान व मानक से रिलेटेड है। ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय में मानक में क्या क्या चीज़ आती है? देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे 45 तैयारी सहित। देखो, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में गया था जब 2015 वाला जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था 2016 के अंदर। ठीक है, और 2017 में रिजल्ट आया था, इस क्वेश्चन को डिलीट किया था वहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षा दिवस कितने होने चाहिए? 200 होने चाहिए प्राथमिक विद्यालय में, और सप्ताह में कितने शिक्षण घंटे होने चाहिए प्राथमिक के लिए? 45 घंटे। बात समझ में आ रही है? एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटे 800 होने चाहिए, सप्ताह में 45 होने चाहिए, शिक्षण दिवस 200 होने चाहिए, और एक वर्ष में शिक्षण घंटों की बात करें तो 800 होने चाहिए मित्रों। आगे देखें, आगे ये बताया गया है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण घंटे 48 होने चाहिए तैयारी सहित। तैयारी सहित का क्या मतलब है? तैयारी सहित होता है कि टीचर जो होते हैं अपनी दैनिक डायरी भरते हैं, यानी कि वो किसी भी क्लास में जाने से पहले तैयारी करते हैं कि भाई मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है, इस टीचिंग एड के साथ पढ़ाना है, इतना इतना कंप्लीट करना है। तो 48 घंटे केवल पढ़ाने के नहीं है, 48 घंटे तैयारी सहित हैं, यानी टीचर जो तैयारी कर रहा है उसके सहित 48 घंटे हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण दिवस 220 होते हैं मित्रों। प्राथमिक में 200 शिक्षण दिवस थे, उच्च प्राथमिक में 220 शिक्षण दिवस हैं। ठीक है, और शिक्षण घंटों की बात करें तो उच्च प्राथमिक यानी 1 से 8 तक के लिए शिक्षण घंटे 1000 रखे गए हैं। फिर से सुने, मान्यता धारा 19 के तहत आता है, अध्याय 3 में आता है विद्यालय के मानक, और इसके अंतर्गत शिक्षण घंटों, शिक्षण दिवसों की बात की गई है। ठीक है, अब देखें आगे धारा 20 की बात करते हैं मित्रों। अनुसूची में परिवर्तन का अधिकार केंद्र या केंद्र द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देखो, कोई भी अनुसूची, कोई भी धारा, किसी भी अनुसूची में अगर परिवर्तन करना है तो वो उसकी मान्यता केवल केंद्र के पास है, ना तो राज्य के पास है ना किसी और के पास है। केवल उसमें कौन परिवर्तन कर सकता है? केंद्र परिवर्तन कर सकता है मित्रों। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, धारा 21 है ना, तो धारा 21 की बात करते हैं मित्रों। इसके अंदर हम देख रहे हैं विद्यालय प्रबंधन। तो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी जो हमने पढ़ी थी, है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसकी बात की गई है धारा 21 के अंतर्गत। अब देखें, वीडियो ऑलरेडी जो है 23 मिनट का हो चुका है, तो मैं वीडियो यहीं पॉज कर रही हूँ, दूसरा वीडियो मैं अभी वापस बनाती हूँ। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आगे भी बात करेंगे, सारे अध्याय पढ़ के जाएंगे आज ही, है ना, कौन कौन से अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय पूरे करेंगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, प्लस शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें मित्रों। अभी मैं फिर से दूसरा वीडियो बना रही हूँ इसके बचे हुए पार्ट का। ठीक है मित्रों।